Hi friends, I am Rakesh Kumar and welcome to my YouTube channel all about mathematics and science। मैं NCERT मैथ्स बुक फॉलो करता हूँ जो जैक बोर्ड रांची की क्लास 10 की बुक है। मैं पिछले वीडियो में इस बुक का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का ABC क्वेश्चन डील कर चुका हूँ और इस वीडियो में मैं अगला क्वेश्चन नंबर E सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो कि है हमारा E नंबर क्वेश्चन है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स, हम लोग जैसे कि पहले वीडियोस में देख चुके हैं, हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म को कुछ करना नहीं होता है, नेक्स्ट स्टेप में सेम का सेम उतार देते हैं और हमें सिर्फ मिडिल टर्म को ऐसे किसी दो नंबर के रूप में ब्रेक करना होता है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें बीच वाला नंबर मिडिल टर्म मिल जाए। और अगर यदि इन दोनों का प्रोडक्ट किया जाए तो हमें हमारा जो क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है, इनके प्रोडक्ट के बराबर इन दोनों नंबर्स का भी प्रोडक्ट हो और इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिडिल टर्म भी मिल जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम -20x को -10x और -10x के रूप में ब्रेक करते हैं, जिससे कि -10x और -10x को ऐड करने पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 10x जुड़ जाता है आपस में और 20x हमें देता है। और फ्रेंड्स, साइन दोनों में माइनस लेते हैं तो माइनस माइनस अगर साइन रहे तो हमें यहाँ पर भी 20 के साथ भी माइनस का साइन शो होगा। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि -20x को ब्रेक करने के लिए जो दो सुटेबल नंबर्स हैं वो है -10x -10x इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि -10x और -10x को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें -20x मिडिल टर्म भी मिल जाता है और अगर इन दोनों टर्म को प्रोडक्ट किया जाए -10x इंटू -10x तो इनका प्रोडक्ट 10 10 या 100 x इंटू x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस होगा। हाँ फ्रेंड्स, मैंने यहाँ x का पावर 2 दिया है, x का पावर 2 दिया है। हाँ फ्रेंड्स, मिडिल टर्म को हमने -10x और -10x के रूप में ब्रेक किया है, तो हमें कैसे पता चले कि हमें मिडिल टर्म को किन दो नंबर्स के रूप में तोड़ना है ताकि वो क्वेश्चन हमारा गलत नहीं हो। तो इसके लिए फ्रेंड्स, हमारे पास एक ट्रिक है कि हम फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट होता है उनका पहले फैक्टर निकालते हैं और फिर मैं बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा 100x² है, ये हमारा फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले इनके पॉसिबल फैक्टर लिख लेने हैं। तो हमने इनका पॉसिबल फैक्टर्स लिख लिया है। 100 जा 100, 250 जा 100, 425 जा 100, 520 जा 100, 10 10 जा 100। तो फ्रेंड्स, इसमें से कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटी है, संभावना है, जिससे कि हमें मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों फैक्टर्स को प्रोडक्ट करने पे हमें 100x² मिल जाए, मतलब 100 भी मिल जाए जो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें बीच वाला टर्म -20 भी मिल जाए। तो हमने बारी बारी से चेक किया, हम पाते हैं कि 1 और 100 में ऐसी कोई संभावना नहीं है जिससे कि -20 प्राप्त हो सके, इसलिए हम ये ऑप्शन नहीं लेंगे। दूसरा ऑप्शन है हमारा 2 इंटू 50, इसमें भी कोई संभावना नहीं है फ्रेंड। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि एकमात्र 10 और 10 ही हमारा ऐसा ऑप्शन है जिसको कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे यदि हम लोग -10 और -10 लेते हैं तो माइनस माइनस हमारा -20 मिल भी जाएगा ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, प्रोडक्ट किया जाए, तो इनका प्रोडक्ट जो है वो हमारे क्वेश्चन के फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर यानी कि 100
के बराबर भी आ जाता है। अतः हमारे लिए जो रिक्वायर्ड नंबर है मिडिल टर्म को ब्रेक करने का वो 10 और 10 ही है। और साइन को बैलेंस करने के लिए हम लोग मिडिल टर्म में जो कि माइनस साइन शो हो रहा है, इसलिए हम लोग 10x और 10x दोनों को माइनस के साथ लिखेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 10x 20x हो गया, और माइनस माइनस अगर दोनों जगह रहता है तो हमें ऊपर में भी माइनस का साइन ही शो होगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि मैं आपको मिडिल टर्म को ब्रेक करने का तरीका समझा पाया होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग जैसा कि देख सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को यूँ ही उतार दिए हैं और मिडिल टर्म को 2 नंबर्स के रूप में ब्रेक किए हैं। अब हमें 2 पेयर मिल चुका है, तो हम लोग अब कॉमन लेते हैं। प्रत्येक पेयर में से कॉमन लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला पेयर देखते हैं, तो इसमें से हम पाते हैं कि 100 जो है 10 का मल्टीपल है, इसलिए 10 इसमें छिपा हुआ है, और x की घात यहाँ पे 2 है, x का पावर 2 है, और यहाँ पे x का पावर 1 है, यानी कि x भी कॉमन है। तो इस प्रकार से हम 100 में से भी 10 कॉमन ले सकते हैं और x भी। तो इस प्रकार से हम कॉमन हमें जो मिलता है वो हम लोग बाहर निकालते हैं, तो पाते हैं कि हमारा 10x कॉमन है। और 10x कॉमन लेने के बाद हमारा फर्स्ट टर्म के लिए जो बच जाता है वो है 10, और सेकेंड टर्म के 10x और सेकेंड टर्म के लिए जो बच जाता है वो है -1। अब फ्रेंड्स, हमने सही कॉमन लिया है कि नहीं, इसे चेक करने के लिए हम लोग वापस इन दोनों को प्रोडक्ट करके, इन सभी को प्रोडक्ट करके चेक कर लें कि हमें ऊपर वाला टर्म वापस से मिलता भी है या नहीं। तो हम फ्रेंड्स, यदि 10x और ये 10x को प्रोडक्ट करके देखा जाए तो 10 10 जा 100 और x इंटू एक्स स्क्वायर, तो हमें ऊपर वाला टर्म मिल जाता है। अतः हमने ये सही लिखा है। और क्योंकि फ्रेंड्स हमें यहाँ पे माइनस शो करना है, लाना है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है तो हमें यहाँ पे माइनस रखना होगा, ताकि प्लस माइनस माइनस हो, तभी तो माइनस साइन शो हो पाएगा। फ्रेंड्स, हमें साइन का भी ध्यान बहुत रखना है। अब 10x को यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x भी मिल जाता है, अतः ये भी हमारा सही है। अब हम लोग दूसरे पेयर की ओर चलते हैं, तो देखते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ भी कॉमन दिखता नहीं नज़र आ रहा। तो फ्रेंड्स, हम लोग सिंपली 1 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 1 हर नंबर में ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाइड होती है। और फ्रेंड्स, हाँ, हमारे इस पेयर के फर्स्ट वाले टर्म के साथ चूँकि माइनस लगा हुआ है, इसलिए हमें माइनस भी कॉमन लेना होगा। इस तरह से हमें सेकंड पेयर के लिए -1 हमने कॉमन लिया है, तो जो टर्म्स ब्रैकेट के अंदर होंगे वो इस प्रकार हैं। और हाँ फ्रेंड्स, हमें जो बाहर लिखा है उनका, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे ऊपर वाले टर्म भी मिल जाने चाहिए, वो भी विथ साइन। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। -1 इंटू +10 इज इक्वल टू -10x। सॉरी, यहाँ पे मैंने x नहीं लिखा था, तो -1 इंटू 10x इज इक्वल टू -10x, एंड -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1। माइनस माइनस प्लस होती है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 इंटू 1, तो इस और इक्वल टू 0। तो अब फ्रेंड, हम लोग नेक्स्ट स्टेप जो बाहर पे था 10x और ये -1, इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लेंगे, और जो हमारा दूसरा ब्रैकेट के अंदर था सेम उन दोनों को एक बार लिख देंगे इक्वल टू 0। अब बारी बारी से हम लोग दोनों फैक्टर्स को, दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे और 10 और x का वैल्यू प्राप्त करेंगे। फ्रेंड्स, जब हम बारी बारी से इन दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 के इक्वल करते हैं, तो हमें x का वैल्यू 1/10 और 1/10 ही मिलता है, क्योंकि दोनों हमारा फैक्टर जो है सेम ही है। अतः x का वैल्यू हमें 1/10 और 1/10 मिलता है। इसे ही हम लोग मूल के नाम से जानते हैं। अतः हमारा मूल 1/10 और 1/10 है।
फ्रेंड्स, अब हमने इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 के ई नंबर तक सॉल्व कर लिया है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो इसमें दिया है उदाहरण 1 में दी हुई समस्याओं को हल कीजिए। तो फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास बुक मौजूद है इसलिए मैं सीधे उदाहरण नंबर 1 पे आता हूँ। फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज 4.2 हल कर रहे हैं और उसके क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि उदाहरण नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हल किया जाए, हल करना है। तो जब हम लोग उदाहरण नंबर 1 देखते हैं तो हम पाते हैं कि उदाहरण नंबर 1 में हमें निम्नलिखित परिस्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करना है। उदाहरण नंबर 1 के ए नंबर क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, डेविड और जीवंती दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं। डेविड और जयंती दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तथा अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल और 5-5 कंचा खो देने के बाद उनके पास जो संख्या है उनका गुणनफल 124 है। हम यह जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो फ्रेंड्स, हमें इस स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो फ्रेंड्स, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के पहले लाइन पे जाते हैं। तो पहला लाइन हमारा है, डेविड और जीवंती के पास कुल 45 कंचे हैं। यहाँ पर हमें ये तो क्लियर कर दिया गया है कि डेविड और जीवंती के पास कंचों का कुल योग जो है वो 45 है, मगर हमें ये अभी तक नहीं पता है कि डेविड के पास खुद का अपने स्वयं के पास कितने कंचे थे और जीवंती के पास स्वयं का कितने कंचे थे। तो फ्रेंड्स, इनको गणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों में से किसी एक के पास हम मान लेते हैं कि x कंचे थे। तो इसके लिए हम इन दोनों में से किसी को भी मान लेते हैं कि उसके पास x कंचे थे। तो हमने डेविड को चुना है। तो चलिए हम लोग आंसर लिखते हैं। माना कि डेविड के पास x कंचे हैं या फिर डेविड के कंचों की संख्या बराबर x है। तो चूंकि फ्रेंड्स हमें पता है टोटल कंचों की संख्या 45 थी, इसलिए जो जीवंती के पास कंचे बचे होंगे वो 45 में से x डेविड वाले कंचे घटने के बाद ही जो बचे होंगे वही कंचे होंगे। यानी कि जीवंती के पास जो कंचे हैं वो है 45 माइनस x, हाँ 45 माइनस x कंचे। तो फ्रेंड्स, हम इस प्रकार से देखते हैं कि डेविड के पास x कंचे हैं और जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे हैं। फिर अगर हम क्वेश्चन का नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी 5 कंचे खोए होंगे उनके पास मौजूद जितने कंचे हैं उसमें से ही खोए होंगे। अतः चूँकि डेविड के पास कंचों की संख्या x थी, इसलिए 5 कंचे खोने के बाद डेविड के पास कंचों की संख्या जो होगी वो x में से 5 कंचे कम हो जाएगी, यानी कि x माइनस 5 कंचे बचेंगे डेविड के पास 5 कंचे खोने के बाद। और उसी तरह से जीवंती के पास टोटल कंचे थे 45 माइनस x और इसमें से 5 कंचे और खो जाने के बाद इसके पास कुल बच जाएंगे 40 माइनस x कंचे। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ने से पता चलता है कि अब इन कंचों का यदि गुणनफल किया जाए तो 124 होता है। अतः अब हम इसे गुणनफल के रूप में लिखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स,
अब हम इन दोनों के पास 5 कंचे खोने के बाद जो कंचे बचे हुए थे उनका गुणनफल कर रहे हैं। तो x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स को हमने गुणनफल के रूप में लिख लिया। अब फ्रेंड्स इसका जो पहला टर्म है x, ये दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म से मल्टीप्लाई होंगे। तो x पहले 40 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो x को 40 से मल्टीप्लाई 40x प्राप्त होगा और x को वापस माइनस एक्स से गुना करने पे x इंटू एक्स स्क्वायर, और चूँकि यहाँ प्लस साइन है और यहाँ पे माइनस, इसलिए प्लस माइनस 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 स्क्वायर होगा। और उसी तरह से फ्रेंड्स -5 को जब 40 से गुना करेंगे तो हमें -200 मिलेगा, और जब -5 को हम लोग -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस साइन यहाँ से हो रहा है, और 5 इंटू एक्स डेट इज 5x होगा। अब फ्रेंड्स अब हम इसे अरेंज कर भी लेंगे, क्योंकि x की अधिकतम घात जो है हाईएस्ट पावर वाली जो है वो है एक्स स्क्वायर, स्क्वायर पावर जो है वो हाईएस्ट है x के लिए। तो माइनस, इसके साथ माइनस साइन लगा हुआ है, तो हम लोग हाईएस्ट घात वाले हाईएस्ट पावर वाले टर्म को सबसे पहले लिखते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर को हमने पहले लिख दिया है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स x पे पावर 1 है यहाँ पे और x पे पावर 1 है, तो क्योंकि ये एक प्रकार का है टर्म, इसलिए इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो इस फ्रेंड्स इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस साइन शो है, और इसके आगे भी प्लस है, यानी प्लस प्लस हमारा प्लस होता है, इसलिए 40x प्लस 5x इज इक्वल टू प्लस 45x होता है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे प्लस 45x लिख दिया है। अब फ्रेंड्स हमारा जो बचा हुआ है, एक टर्म बचा हुआ है मात्र, वो है -200, तो हमने उसे भी लिख लिया। फ्रेंड्स हमारे प्रश्न में बताया गया है कि जो भी गुणनफल होगा अब वो 124 के बराबर होगा, अतः हम इन गुणनफल को 124 के इक्वल कर देंगे। हमारा गुणनफल था -x² प्लस 45x माइनस 200, इसको हम लोग अब -x² प्लस 45x माइनस 200 को हम लोग अब 124 के इक्वल कर देंगे, जो कि ये हमारा प्रश्न के अनुसार बोला गया था, प्रश्नानुसार। अब फ्रेंड्स हम इसे एक द्विघात समीकरण के रूप में लिख देते हैं। फ्रेंड्स हमने राइट वाले 125, 124, 124 को लेफ्ट साइड लाया है, तो लेफ्ट साइड लाने से इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन था तो इस साइड लेफ्ट साइड में आने पे ये -124 बन जाएगा, और राइट साइड में कुछ नहीं बचेगा, इसलिए हम लोग 0 लिख देंगे। अब फ्रेंड्स इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें -x² मिलेगा प्लस 45x मिलेगा, और चूँकि माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए इनको हम लोग जोड़ लेंगे, तो हमें और दोनों जगह पे सेम साइन रहने पे वही साइन सेम उतरता है, और इसलिए माइनस यहाँ पे शो हो रहा है, और इनका जब सम करेंगे तो हमें 324 मिल जाएगा इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे अधिकतम घात वाले पावर, यहाँ पे हमारा माइनस है, तो हम चाहें तो इस इक्वेशन को ऐसे ही छोड़ भी सकते हैं, या फिर चाहे तो सभी में से अगर माइनस कॉमन निकाल ले तो हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा। और अब हम इस माइनस को राइट साइड भेज देंगे तो ये माइनस सिंबल गायब हो जाएगी, और हमारा इक्वेशन जो है नए फॉर्म में आ जाएगा, नए रूप में आ जाएगा, जो कि है x² माइनस 45x प्लस 324। अतः इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को गणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। तो फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन 2 को हल करने के लिए उदाहरण 1 का
बी नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बी इस प्रकार है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौनों का निर्माण करता है। कोई कुटीर उद्योग है जो कि कुछ खिलौनों का निर्माण करता है, एक दिन में कुछ खिलौनों का निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 रुपये में से, प्रत्येक खिलौनों का मूल्य, प्रत्येक मतलब एक, किसी एक खिलौने का मूल्य जो है वो 55 रुपये में से एक दिन में बनाए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त हुई संख्या के बराबर है। तो फ्रेंड्स हम पहले लाइन पे फिर से वापस आते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने का निर्माण करता है। फ्रेंड्स हमें उस दिन वो कितने खिलौने बनाता है, हमें उसका मान निकालना है, या फिर उसके लिए हमें गणितीय रूप प्रस्तुत करना है। फ्रेंड्स क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि उस दिन कितने खिलौने निर्माण किए गए, इसलिए हमने मान लिया कि उस दिन जो खिलौने बनाए गए थे उनकी संख्या x है। हमने लिखा, माना कि उस दिन बनाए गए खिलौने की संख्या x है। फ्रेंड्स अब हम लोग दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। तो लिखा गया है प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में बनाए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त हुई संख्या के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स चूंकि उस कुटीर उद्योग में खिलौने बनाए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पे प्रत्येक खिलौने का मूल्य लिखा गया है तो वह प्रत्येक खिलौने के निर्माण लागत के बराबर है। यानी कि ये जो मूल्य लिखा गया है एक्चुअली में प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम अगर प्रत्येक खिलौना यानी किसी एक खिलौने का मूल्य लागत लिखें तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत निकालना जाए तो वह इस प्रकार से निकाला जा सकता है कि अगर हम 55 में से उस दिन बनाए गए खिलौने की संख्या को घटाते हैं तो जो आता है रुपए में वो एक खिलौने का निर्माण लागत होता है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे जान पाए कि एक खिलौने का जो निर्माण लागत है वो 55 माइनस x रुपए है। तो फ्रेंड्स अब हम चाहते हैं कि उस दिन जितने भी खिलौने बने थे उनका कुल निर्माण लागत कितना आया वो हम निकालें। तो क्योंकि फ्रेंड्स टोटल खिलौनों की संख्या x थी और एक खिलौने का निर्माण लागत 55 माइनस x था, इसलिए कुल निर्माण लागत जो होगा वो होगा एक खिलौने का मूल्य को अगर हम टोटल बनाए गए उस खिलौने की संख्या से गुना कर दें उस दिन का, तो हमें मिलता है कुल निर्माण लागत इक्वल टू x इंटू 55 माइनस x रुपए। फ्रेंड्स हम क्वेश्चन आगे पढ़ते तो हमें पता चलता है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। यानी कि कुल लागत जो हमने यहाँ पे निकाला है x इंटू 55 माइनस x, उसकी वैल्यू जो है वो 750 के इक्वल है। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। तो फ्रेंड्स प्रश्नानुसार जो हमारा कुल निर्माण लागत है x इंटू 55 माइनस x ये 750 रुपीज़ हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम इनको गुना कर लेंगे आपस में। तो x इंटू 55 इज इक्वल टू 55x हो जाएगा और x इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और राइट साइड में 750 वैसे ही रहेगा। अब फ्रेंड्स हम लोग इसको द्विघात समीकरण के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर को अगर उस साइड ले जाते हैं तो हमारा माइनस एक्स स्क्वायर उस साइड जाने के बाद प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और अगर 55x को उस साइड ले जाते हैं तो इस साइड में लेफ्ट साइड में ये
फ्रेंड्स माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग राइट साइड में ले गए तो प्लस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, और प्लस 55x को अगर हम उस साइड में ले जाते हैं तो ये माइनस 55x बन जाता है, और हमारे पास राइट हैंड साइड में प्लस 750 ऑलरेडी पहले से मौजूद था। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट में सारा टर्म्स खाली हो चुके हैं, इसलिए इधर कुछ नहीं बचा तो हम लोग इधर 0 लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स जस्ट हम इस साइड मतलब कि इसको अच्छे से लिख लेते हैं, तो हम इस इक्वेशन को वापस से चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमें निम्नलिखित क्वेश्चन के लिए एक गणितीय रूप मिल जाता है। अतः खिलौने की संख्या के लिए उपयुक्त खिलौनों की संख्या के लिए उपयुक्त गणितीय समीकरण हमें प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। अब अगला सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स एंड साइंस को सब्सक्राइब करें, और अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।